नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र का आगाज हो चुका है। सदन में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर चुका है। उधर मनोहर सरकार भी विपक्ष को हर मोर्चे पर मात देने के लिए तैयारी पहले ही कर चुकी है। विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी और किसान आंदोलन को लेकर सरकार को घेरने के मूड में है। वहीं सरकार अपने कार्यकाल की उपलब्धियों के जरिए विपक्ष का मुंह बंद करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस दौरान जहां एक तरफ बजट पर निगाह रहने वाली है, दूसरी तरफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर भी जो सवाल आएंगे उसका जवाब सरकार कैसे देगी, यह भी देखने वाली बात होगी। इसी पर आज चर्चा करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सदन में सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष है। हमारे साथ चर्चा में मौजूद है देवेंद्र कथुरिया, एसोसिएट एडिटर पानीपत, डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हिसार, वीरेंद्र सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत। लेकिन खबर रिपोर्ट के जरिए पहले हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण से हुई। इस दौरान स्पीकर की ओर से हरियाणा की गठबंधन सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनाई गई और भावी योजनाओं पर प्रकाश डाला गया। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा की बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर को दिया। स्पीकर ने विपक्ष की ओर से दिए गए अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में 18 से अधिक सदस्यों द्वारा समर्थन मिलने के बाद चर्चा के लिए मंजूरी दे दी। सदन में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर 22 फरवरी को चर्चा की जाएगी। माननीय सदस्यगण, मुझे श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, नेता प्रतिपक्ष तथा 25 अन्य विधायकों से हरियाणा मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की एक सूचना प्राप्त हुई है, जो निम्नानुसार है। हम श्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले हरियाणा मंत्रिमंडल में अविश्वास व्यक्त करते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। मैं उन सदस्यों से जो इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति दिए जाने के पक्ष में हैं, अनुरोध करता हूं कि वह अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हरियाणा की गठबंधन सरकार के खिलाफ प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस गठबंधन सरकार के 9 साल की खामियों को जनता के समक्ष रखने का प्रयास करेगी। Vote of no confidence has been accepted by the Speaker and it will be put to motion and vote and discussion on 22nd. संख्या बल के लिहाज से यदि देखा जाए तो 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन के 50 सदस्य हैं और उन्हें निर्दलीय का समर्थन भी हासिल है। 20 फरवरी 2024 को आरंभ हुई है। मैं इसका प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित है, क्योंकि मामला अत्यधिक संवेदनशील है। इसलिए विस्तृत जांच के बिना समीक्षाधीन मामले पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा। यह मामला कमेटी के सक्रिय विचाराधीन है। तदनुसार कमेटी अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय चाहती है। कमेटी आगे सिफारिश करती है कि प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का समय हरियाणा विधानसभा के अगले स्तर की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का समय हरियाणा विधानसभा के अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए। सदन में संख्या बल के लिहाज से हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार को इस अविश्वास प्रस्ताव से कोई खतरा न हो, लेकिन विपक्ष सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बहाने मनोहर सरकार की 9 साल की नाकामियों को गिनवाने में जरूर कामयाब दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ देवेंद्र कथुरिया, चंडीगढ़, टोटल न्यूज। तो एक तरफ बजट को लेकर सबकी नजरें इस पर हैं कि बजट क्या चुनावी होगा, उस बजट में क्या कुछ खास होगा। दूसरी तरफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव दिया जिसको मंजूरी मिल गई। अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विपक्ष कई सवाल सरकार पर दागने वाला है। क्या सरकार का रवैया और जवाब रहने वाला है, क्या हो सकता है, ये जानने की कोशिश और समझने की कोशिश हम चर्चा के जरिए करेंगे। देवेंद्र, चर्चा की शुरुआत आपसे हम करने जा रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण है ये विधानसभा का बजट सत्र, क्योंकि बजट के साथ साथ अविश्वास प्रस्ताव, जिन उपलब्धियों को गिनाया जा रहा, उन्हीं उपलब्धियों पर विपक्ष के तमाम तीखे सवाल भी देखने को मिलेंगे।
देखिए पंकज, विपक्ष का काम होता है मुद्दों को उठाना, मुद्दों के बहाने जनहित की आवाज उठाना। विपक्ष चूंकि कांग्रेस है, मुख्य विपक्षी पार्टी है, आज बजट सत्र की शुरुआत थी, पहला दिन था। हालांकि राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियों का बखान किया कि सभी वर्गों के लिए सरकार काम करी है, भ्रष्टाचार पर नकेल कसी जा रही है और जो कमजोर तबके हैं उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए उनको आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से ऊंचा उठाने की कोशिश सरकार कर रही है और वो प्रयास रंग ला रहे हैं। तो एक तरह से राज्यपाल ने अपने अभिभाषण से सरकार का उज्जवल चेहरा दिखाने की कोशिश की है। लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण पर अभी चर्चा होनी है। लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस, जिसके नेता सीएलपी लीडर भूपेंद्र हुड्डा हैं, वो लगातार पब्लिक में, फील्ड में, सदन से बाहर ये आरोप लगाते रहे। कल भी उनका आरोप था कि सभी वर्ग जो है सरकार की कार्यप्रणाली से खफा है, उनके लिए कोई काम सरकार नहीं करी, शिकायतें बहुत है, तमाम तरह की वो जीरे दे रहे थे। लेकिन लिस्टेड था, मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस का कहना था कि सरकार विश्वास खो चुकी है। मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाएगी और उस अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। अब तय ये हुआ कि 22 फरवरी को, चूंकि कल राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी है, परसों जोर तरीके से मांग उठाई जाएगी। पंकज, एक रोचक पहलू ये भी है, आज जब राज्यपाल अपना अभिभाषण खत्म करके 50 मिनट और 17 सेकंड का उनका अभिभाषण था राज्यपाल का, जब राज्यपाल सदन से गए तो सत्ता पक्ष से जुड़े मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री सब उनको बाहर तक विदाई देने गए थे जी। लेकिन उस दौरान मैंने देखा भूपेंद्र हुड्डा और उनके जो कांग्रेसी साथी विधायक थे, वो स्थगन के टाइम भी आधा घंटा जब स्थगित रहा सदन, ये लोग सदन में बैठे रहे और शायद इनकी प्लानिंग थी कि हम स्पीकर से मांग करेंगे कि जो अविश्वास प्रस्ताव दिया गया है उस पर चर्चा होना जरूरी है जी। स्पीकर ने जब दोबारा से कार्यवाही शुरू की तो उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस के विधायकों ने यह कहा कि राज्यपाल का भाषण तो अभी हुआ है, अभी तक हम उसको समझेंगे, हमें क्या टिप्पणी करनी है उसके लिए समय चाहिए और बजट का समय इस बार बहुत कम है, लिहाजा अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जरूरी है। तो स्पीकर ने विधायकों से उनकी सहमति चाहिए तो बहुत सारे विधायक हामी भर गए कि हाँ, जो अविश्वास प्रस्ताव आया वो जनहित के लिए दिया गया है और उस पर चर्चा जरूरी है। तो स्पीकर ने ऐलान किया कि 22 फरवरी को अविश्वास प्रस्ताव जो कांग्रेस की तरफ से, चूंकि जजपा भी जूनियर गठबंधन है, पार्टी में है, तो उन्होंने ये पुरजोर मांग उठाई, उस पर स्पीकर ने मंजूरी दे दी कि 22 फरवरी को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी और एक तरह से कांग्रेस की मुराद पूरी होगी। और कांग्रेस और जेजेपी जो गठबंधन की सरकार है, दोनों पार्टियां हैं, उनको लगता है कि वो इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए भले ही अविश्वास प्रस्ताव का अंजाम कुछ हो, लेकिन सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे, जनता को यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि जनहित के मुद्दों पर विपक्ष अपनी भूमिका जी, विपक्ष नजर बनाए हुए है और वो उनको उठाना चाहता है। ठीक है, आपके पास देवेंद्र में आऊंगा। महेश को हम चर्चा में शामिल कर रहे हैं। मैं जिस तरीके से इस अविश्वास प्रस्ताव का सरकार पर कोई असर उसकी सेहत पर पड़ता हुआ तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन इतना जरूर है, जिन चीजों का जिक्र आज अभिभाषण के दौरान हुआ उसमें चाहे किसानों की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, कृषि की बात हो, इन तमाम चीजों का जिक्र हुआ और उपलब्धियों के तौर पर इसे बताने की कोशिश अभिभाषण के जरिए हुई। सरकार ने बेहतर काम किया और यही मुद्दे, कमोवेश यही मुद्दे अविश्वास प्रस्ताव का मुद्दा भी बन रहे हैं। उन्हीं का लेखा जोखा इस प्रस्ताव में है, किस तरीके से इसे देखा जाए। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष का, अगर जनता का विश्वास हुआ तो उसके बाद दिक्कत हो सकती है। कितना फर्क पड़ता देख रहे हैं आप? देखिए पंकज, इस अविश्वास प्रस्ताव से, मैं इसे अविश्वास प्रस्ताव से कहीं ज्यादा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में ज्यादा देखता हूं। दरअसल अविश्वास प्रस्ताव जब भी आता था तो हमेशा ही माना जाता है कि सरकार खतरे में है, सरकार गिर सकती है, इस तरह की संभावनाएं अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जाहिर की जाती है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार एक के बाद एक अविश्वास प्रस्ताव लाने का काम करती है और एक तरीके से इसे रूटीन मैटर की तरह सत्र के दौरान इस्तेमाल किया जाता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और संख्या बल के लिहाज से कांग्रेस
के लोग भी जानते हैं कि किसी भी तरीके से सरकार खतरे में नहीं है, निर्दलीय सरकार के साथ है। इसके अलावा जननायक जनता पार्टी का पूरा समर्थन सरकार के साथ है। तो संख्या बल के लिहाज से किसी भी तरह का अविश्वास प्रस्ताव से कोई फायदा कांग्रेस पार्टी हासिल कर सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है कि एक ध्यान दिलाने की कोशिश यहां पर अविश्वास प्रस्ताव के जरिए कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। उन्हें लगता है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव होगा तो उनके लिए अपने मुद्दों को रख पाना आसान होगा, वरना भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के जो लोग हैं वो उन्हें अपनी बात नहीं कहने देंगे। और इसी वजह से ध्यानाकर्षण के मकसद के साथ ही एक अविश्वास प्रस्ताव है वो बार बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से सामने रखा जा रहा है। किसी भी तरह का खतरा सरकार को नहीं है, ये कांग्रेस के लोग जानते हैं, लेकिन अपनी बात को अच्छे से रखने के लिए और चुनावी मौसम में एक मंच उन्हें मिल पाए अविश्वास प्रस्ताव के जरिए अलग अलग मुद्दों को उठाने का, वो कोशिश यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरह के अविश्वास प्रस्ताव को एक रूटीन मैटर की तरह लेती रही है और रूटीन मैटर की तरह ही इस बार भी यह अविश्वास प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी लेने जा रहे हैं। अपनी अपनी तैयारियां सरकार की तरफ से बखूबी की गई है और मुझे लगता है कि जितने जोर शोर से कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रही है उससे कहीं ज्यादा तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी और खुद मुख्यमंत्री सदन में पहुंचेंगे और अपनी बात को रखने की कोशिश करेंगे। बीरेन जी, एक तरफ सरकार अपनी उपलब्धियों का गुणगान कर रही है, विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उसी गुणगान पर सवाल उठा रहा है, उन्हीं योजनाओं पर सवाल उठा रहा है। कितना प्रभाव जनता पर पड़ता आप देख रहे हैं? हालांकि चुनाव होने हैं और चुनावी नजरिए से भी इस सत्र को देखा जा सकता है। विपक्ष अपनी मौजूदगी 100 नहीं 200% दिखाना चाहेगा। देखिए, ये अविश्वास प्रस्ताव तो मात्र जो है औपचारिकता ही कहा जाएगा, क्योंकि इससे कोई राजनीतिक स्थिति पर अंतर नहीं पड़ने वाला जी। अगर हम अंकगणित की दृष्टि से देखें तो भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी सरकार को आसानी से बहुमत प्राप्त है, तो उसमें कोई दुविधा की स्थिति नहीं है। ये बात विपक्ष को भी मालूम है। लेकिन इसके माध्यम से जो सरकार पर हमले किए जाते हैं, सरकार की विफलताओं की चर्चा की जाएगी, विपक्ष को पर्याप्त अवसर मिलेगा और विपक्ष के विधायक जो है अलग अलग मुद्दों पर जो है सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। और सरकार की भी तैयारी है। सरकार की तैयारी के अलावा यह बात देखनी होगी कि इंडियन नेशनल लोकदल के एकमात्र विधायक अभय चौटाला हैं और जो सरकार के खिलाफ हमला कर रहे हैं बलराज कुंडू, उनकी क्या स्थिति रहती है, अविश्वास प्रस्ताव पर उनका क्या स्टैंड रहता है, ये देखने वाली बात रहेगी। हाँ, ये जरूर है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है अपनी तर्क शैली से और वो शेरो शायरी से अवश्य प्रभावित करते रहे। इस बार भी ये सब देखने को मिलेगा। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पूरी तैयारी के साथ वो सरकार पर हमला करेंगे, सरकार की विफलताओं की चर्चा करेंगे, चाहे बेरोजगारी की स्थिति हो, चाहे किसानों की स्थिति हो। इन सब मुद्दों पर तो चर्चा होगी होगी, क्योंकि विपक्ष अपने इस माध्यम से अपने क्षेत्र की विफलताओं को, जो सरकार की विफलताएं उन पर भी चर्चा करेगा। तो इस माध्यम से देखा जाए तो एक अच्छा जो है दोनों पक्षों में जो संवाद देखने को मिलेगा, लेकिन इसका कोई राजनीतिक असर होगा ऐसा नहीं है। हाँ, कि अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो इस दृष्टि से विपक्ष भी सरकार पर अपनी एक तरह से अलग तरह का आक्रमण करेगा और भारतीय जनता पार्टी देख लो क्या रणनीति अपनाती है। लेकिन एक देखने वाली बात होगी, जिस तरह लोकसभा के अंदर रामलला की प्रतिष्ठा के लिए, प्राण प्रतिष्ठा के लिए मोदी जी का धन्यवाद किया गया, क्या हरियाणा विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस तरह का कोई प्रस्ताव लेकर आते हैं या नहीं आते, ये तो भारतीय जनता पार्टी रणनीति को पता है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि इस अविश्वास प्रस्ताव से जो राजनीतिक असर ना पड़े, लेकिन लोगों को सरकार की कार्यशैली और विपक्ष की कार्यशैली दोनों को देखने का अवसर मिलेगा। देवेंद्र, जनता के चश्मे से थोड़ा देखना चाहें और समझना चाहें, क्यों यह अविश्वास प्रस्ताव के जरिए तमाम मुद्दों को विपक्ष उठा पा रहा है और 9 साल के कार्यकाल के बाद भी कहीं गुंजाइश सवालों की है क्या? क्योंकि जिन बातों का जिक्र हो रहा है, जैसे हम बात करें युवा की, तो युवा के नजरिए से भी देखना पड़ेगा कि सवाल विपक्ष कैसे उठा पा रहा है। किसान के नजरिए से, आम जन के नजरिए से 9 साल बहुत होते हैं, क्या कोई गुंजाइश सवालों की है? देखिए पंकज, 3 मुद्दे जो मेरे को लगता है बीजेपी बड़ी प्रमुखता से और ताकत से उठाएगी। हालांकि भूपेंद्र हुड्डा जो अभी तक करते रहे, मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता है, बड़े नेता है। भूपेंद्र हुड्डा राजनीति की नब्ज को समझते हैं और लोगों को किस तरीके से मैसेज दिया जाए, भूपेंद्र हुड्डा ये अपनी सूझबूझ से, अपनी ताकत से, अपने जो उनका अनुभव है, चाहे वो सड़क हो चाहे सदन हो, मतलब मुख्य विपक्षी पार्टी की जो भूमिका होती है और लोगों को जो मैसेज देना होता है कि सरकार ये कर रही है और हम इसमें खोट देख रहे हैं या हम ये मांग कर रहे हैं कि जनता के लिए क्या चाहिए। तो भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस भले ही उनकी अंदरूनी दिक्कतें अभी चल रही हैं, संगठन के तौर पर कांग्रेस अभी भी इतने दिन में मजबूत नहीं हुई, जबकि अब चुनाव समय
बिल्कुल सिर पर आ चुका है। 2 महीने बचे हैं लोकसभा में और कांग्रेस के नेताओं को, भूपेंद्र हुड्डा को, संगठन को पता है कि अभी लोकसभा चुनाव है। अगर लोकसभा चुनाव में हम कमजोर साबित हुए तो आगे ये चुनाव उनका अपना चुनाव है, आगे जो उनके अपने भविष्य के सपने हैं। तो अभी तक कांग्रेस जो है, भूपेंद्र हुड्डा खासतौर पर, उनके जो साथी विधायक हैं, सड़क से सदन तक सरकार को घेरने का काम करे। लेकिन पंकज, 3 मुद्दे मेरे को लगता है जो राष्ट्रीय स्तर पर भी और हरियाणा में भी उठाए जाएंगे प्रमुखता से। जी कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि भ्रष्टाचार की, चाहे वो कई मुद्दे आए, माइंस की बात है, धान की बात है, तरह तरह की, शराब लीकर वाला जो मामला था, और भी इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, रजिस्ट्री वाली, ये मुद्दे पुराने चले आ रहे हैं। लेकिन जो 3 मेरे को लगता है प्रमुख मुद्दे चुनाव में प्रमुखता से उठाए जाएंगे, एक तो भ्रष्टाचार और युवाओं का मसला, और तीसरा महंगाई भी एक इश्यू रहेगा। लेकिन मेरे को लगता है चूंकि युवाओं ने, चाहे मोदी सरकार हो चाहे हरियाणा की सरकार हो, दोनों बार युवाओं की भूमिका रही है। और अब ये हमने देखा पीछे जो नए युवा वोटर्स बने हैं उनको किस तरीके से पुचकारने की, उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश मनोहर लाल जी ने भी की, नरेंद्र मोदी सरकार ने भी की। युवाओं की एक बड़ी हिस्सेदारी, युवाओं के साथ महिलाएं, और दूसरा किसान और एक गरीब, ये जो 4 चीजें मोदी जी भी जोर देते रहे हैं, गरीब, किसान, महिला और युवा। हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री मनोहर लाल हमेशा से नरेंद्र मोदी को अपना राजनीतिक गुरु मानते रहे हैं। सेंटर में जो स्कीमें आती हैं, स्वच्छता की स्कीम हो, डिजिटल इंडिया हो, डिजिटल हरियाणा हो, मेक इन इंडिया हो, मेक इन हरियाणा, बहुत सारी चीजें, चूंकि अपना आदर्श नरेंद्र मोदी को मानते हैं, मनोहर लाल वो स्कीम हरियाणा में जरूर लाते हैं और फिर ये दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए चिराग योजना, जो आयुष्मान योजना है, हरियाणा में चिराग योजना के नाम से शुरू की गई, और आंकड़े बताते हैं कि हमने 1,11,00,000 लोगों को चिराग योजना के तहत अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनका फ्री इलाज के लिए हमने सुविधा दी है। इसके अलावा पेंशन बढ़ाई गई है, 3,000 रुपए कर दी गई है पेंशन। तो जो सामाजिक कल्याण योजनाएं हैं, लोक लुभावन, जिससे सरकार का चेहरा लोक कल्याणकारी लगे, वो सारी चीजें बीजेपी कर रही है, जमीन पर भी कर रही है और अपने वायदों से, अपने दावों से भी कर रही है। ठीक है, वक्त थोड़ा कम हमारे पास है, महेश के पास जा रहे हैं दिव्यन, और चुनाव का समय है, इसका अपोजिट सवाल, अपनी पार्टी की अपोजिट क्वेश्चन इसका जो होना चाहिए, महेश, क्या हम इसके विपरीत विपक्ष के नजरिए से भी देख सकते हैं? क्योंकि तमाम योजनाओं को लेकर सवाल सिर्फ इस बार सदन में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए कांग्रेस या विपक्ष उठाने नहीं जा रहा है, वो सड़क पर भी बात करता रहा है, युवाओं की भी, रोजगार को लेकर भी, किसानों को लेकर भी, और ये जो 2-3 मामले देवेंद्र ने गिनाए, ये तो राष्ट्रीय फलक के मामले हैं। और ऐसे में क्या कहीं पर सरकार के लिए या बीजेपी के लिए परेशानी हो सकती है? कहीं गुंजाइश है ऐसी? देखिए, मुझे लगता है कि बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जहां पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से सरकार पर हमलावर होती हुई नजर आएगी, और बेरोजगारी हरियाणा प्रदेश में इस कदर बढ़ती हुई नजर आ रही है। आंकड़ों की बाजीगारी भले ही सरकार की तरफ से की जाएगी, अलग अलग एजेंसीज का जो डाटा रिपोर्ट है वो हो सकता है कि सरकार की तरफ से दिया जाए, और कुछ ऐसी अलग अलग एजेंसीज के डाटा रिपोर्ट का हवाला यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी दिया जाएगा। लेकिन हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर हालत सच में गंभीर इस वक्त बनी हुई है, और गंभीरता की वजह आप इस तरीके से देखिए कि गांव गांव में, हरियाणा का शायद ही कोई ऐसा गांव हो जहां से युवाओं का पलायन जो है विदेशों की तरफ ना हुआ हो, कनाडा ना गए हो, ऑस्ट्रेलिया ना गए हो, इंग्लैंड ना जाने की कोशिश की गई हो। और खास बात यह भी कि वीजा लेकर बेहद कम जो संख्या है वो युवाओं की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों से डोंकी रूट से जो किसानों के बच्चे हैं वो अलग अलग अपनी अपनी जमीनों को बेच के, खेत की जमीन को बेच के अपने बच्चों को विदेशों में डोंकी रूट से भेजने की कोशिश कर रहे हैं, और काफी हद तक बड़ी तादाद में ये जो युवा है ये परेशानी का सबब हो सकता है। विदेशों में जाकर मजदूरी वो कर रहे हैं, और इसी मुद्दे को उठाने की कोशिश पूरी गंभीरता। वीरेंद्र जी, क्या आप सहमत हैं इस बात को लेकर कि रोजगार को लेकर जिस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए वो नहीं हो पाई? किसानों का मुद्दा तो मौजूदा वक्त में बहुत ज्यादा हावी है, चाहे पंजाब के किसान हो या हरियाणा के किसान हो या उत्तर प्रदेश के किसान हो, वो केंद्र से भी नाराज है और प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। बिल्कुल, देखिए, इसमें सरकार भी किसानों को उस ढंग से समझा नहीं पाई है। चाहे सम्मान निधि शुरू की है सरकार ने, सब प्रयास भी किए हैं, लेकिन किसानों का विश्वास नहीं जीत पाई, तो इसलिए कहीं ना कहीं कमी रही। ये क्या कमी रही? क्या भारतीय जनता पार्टी के संगठन में दोष रहा, या भारतीय जनता पार्टी के जो जाट समुदाय के नेता थे या उनका उतना जनाधार नहीं बन पाया? तो इसमें कहीं ना कहीं कमी तो है, ये कारण तो स्पष्ट है ही है। क्योंकि अगर नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा था या दूसरे संगठन थे, तो वो जाकर किसानों को समझा सकते थे कि अब हरियाणा में हालांकि उतनी स्थिति उग्र तो नहीं है, लेकिन किसानों का इस सरकार से कहीं ना कहीं मोहभंग अवश्य लगता है।
तो इसलिए हालांकि जब युवाओं का है, युवाओं में हालांकि रोजगार के साधन जो हैं जितने उपलब्ध कराए जाने चाहिए थे नहीं हुए। सरकार जो है इजराइल भी भेज रही है लोगों को, लेकिन उसके कई आलोचना का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन रोजगार के जितने साधन होने चाहिए थे वो हरियाणा में इतने उपलब्ध नहीं है। यहाँ की प्रतिभाओं का पलायन हो रहा है। सरकार में इस बात को विचार करना चाहिए। सरकार हालांकि दावे तो बहुत करती है और प्रयास भी करती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन लोगों की अपेक्षाएं बहुत अधिक है। सरकार से बहुत अपेक्षाएं थी, उन पर कहीं ना कहीं लोगों को वैसे कहीं ना कहीं चोट लगती नजर आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी की अब जो है ये सत्र, जो विधानसभा का सत्र है, लोकसभा चुनाव से अंतिम सत्र होगा, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसका पूरा उपयोग करना चाहेगी ताकि मतदाताओं में संदेश जाए कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है जननायक जनता पार्टी के साथ मिलकर सभी वर्गों के हितों की सुरक्षा कर रही है। और ये बात देखने वाली होगी कि विधानसभा सत्र के अंदर जो है सरकार की तरफ से क्या स्टैंड आता है और विपक्ष किस तरह से शोरगुल करता है, हंगामा करता है। या चलिए ये जो सत्र आगे चलेगा सर, इस दौरान ये देखेंगे भी और इस पर सवाल जवाब भी करेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका चर्चा में आने के लिए और ये बताने के लिए कि कितना महत्वपूर्ण है ये विधानसभा का बजट सत्र और इसमें कैसे बन रहे हैं घमासान के